3 जनवरी सन 2026 रात के 2 बजे कैराकस वेनेजुएला में रात का सन्नाटा, पर अचानक जबरदस्त धमाकों से लोगों की नींद टूट जाती है। आसमान में जहाजों का शोर, 150 से ज्यादा जहाजों की आवाजें लोगों के दिमागों में बजने लगती हैं। कैराकस की जमीन कांपने लगती है और उसके बाद एकदम से मुकम्मल खामोशी। जब सुबह दुनिया जागती है तो दुनिया यह खबर सुनकर हैरान रह जाती है जो मॉडर्न हिस्ट्री में सुनने को कभी नहीं मिली कि अमेरिका ने एक और मुल्क के प्रेसिडेंट को उसके प्रेसिडेंशियल पैलेस से अलोंग विद द फर्स्ट लेडी किडनैप कर लिया है। लेकिन यह खबर और यह कहानी सिर्फ एक किडनैपिंग की या एक गिरफ्तारी की कहानी नहीं है। यह कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी डकैती की। Oil, Venezuelan oil. We would have taken it up. We have the greatest oil companies in the world. They took all of our oil. 303 बिलियन बैरल ऑयल की, 1.5 ट्रिलियन से ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स की, और ये कहानी है एक ऐसी जियोपॉलिटिकल मूव की, एक ऐसी चेस गेम की कि जिसके अंदर रशिया, चाइना, ईरान, यहां तक के पाकिस्तान भी दांव पर लगे हैं। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1922 में। वेनेजुएला के शुमाल मगरिब में लेक माराकेबो में ऑयल डिस्कवर होता है। इतना तेल कि दुनिया पुकार उठती है कि वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, 303 बिलियन बैरल्स, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। अमेरिका के पास जस्ट फॉर द कंपैरिजन 55 बिलियन बैरल्स हैं। मतलब वेनेजुएला के पास अमेरिका से भी 6 गुना ज्यादा तेल है। अमेरिकन कंपनीज रुख करती हैं वेनेजुएला का। स्टैंडर्ड ऑयल, एक्सॉन, शेवरॉन, सब ने वेनेजुएला में अपना बिजनेस फैला लिया। वेनेजुएला अमेरिका का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया और ये थी अमेरिका की सबसे बड़ी गलती। 1976 में वेनेजुएला ने अपनी ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर लिया। पीडीवीएस से बनाई स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी। लेकिन अमेरिकन कंपनीज फिर भी काम करती रही और असल कहानी शुरू होती है सन 1998 में, जब एक फौजी ऑफिसर हुगो चावेज वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बना। चावेज ने एक टीवी शो शुरू किया, आलो प्रेसिडेंटे। हर संडे 6 घंटे लाइव शो, सीधा आवाम से बात। और इस शो में चावेज ने ऐसा कुछ कहा जो अमेरिका कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। 2001 में हाइड्रोकार्बन लॉ बनाया गया। 2007 में कंप्लीट नेशनलाइजेशन। चावेज ने एक्सॉन मोबिल और कोनोकोफिलिप्स को बाहर निकाल दिया, एसेट सीज कर दिए और बिलियंस की प्रॉपर्टी हथिया ली। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2026 में कहा कि अमेरिकन स्वेट बिल्ट वेनेजुएला's ऑयल इंडस्ट्री एंड दीज सोशलिस्ट्स स्टोल इट फ्रॉम अस। जबकि यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन फ्रॉम 1962 कहता है कि हर मुल्क अपने नेचुरल रिसोर्सेज का मालिक है। वेनेजुएला ने चोरी नहीं की, अपना माल वापस लिया। 2013 में चावेज कैंसर से मर गया। निकोलस मेडोरो प्रेसिडेंट बना, लेकिन मेडोरो के पास चावेज जैसा कैरिज्मा नहीं था। ऑयल प्राइसेस 2014 में क्रैश कर गई। $108 पर बैरल $30 पर बैरल पे आ गया। वेनेजुएला की इकोनॉमी तबाह हो गई। अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दी, पीडीवीएस का पैसा फ्रीज कर लिया। वेनेजुएलन लोगों को भूख और दवाइयों की कमी फेस करना पड़ी और 80 लाख से ज्यादा लोग मुल्क छोड़कर चले गए। और यहां से शुरू होता है अमेरिका का नया प्लान। अक्टूबर 2025 में वेनेजुएला की उभरती हुई ऑपोजिशन लीडर मारिया कोरेना मचाटो को नोबेल प्राइज दे दिया जाता है। और तब मैंने आपके लिए एक रील बनाई थी और ये पूरा गेम प्लान आपको एक्सप्लेन किया था, और ये रील आज भी मौजूद है। आज भी आप जाकर ये रील देख सकते हैं। और तब मैंने आपसे ये कहा था कि अगर मारिया को नोबेल प्राइज से नवाजा जाता है तो ये मत समझें कि उन्होंने अमन के लिए दुनिया में बहुत ज्यादा काम किया। नोबेल प्राइज, नाइटहुड, सर का खिताब, ये ज्यादातर पॉन्स को दिए जाते हैं जिनसे कभी ना कभी कोई ना कोई काम लेना हो।
मारिया मचाटो ने ये नोबेल प्राइज विन करने के बाद इसे डेडिकेट किया यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नोबेल प्राइज उन्हें मिलेगा। और मारिया मचाटो ने कहा कि वो डिजर्व करते थे ये नोबेल प्राइज एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू वर्क विद हिम। और ये सब बातें एक पॉन कर रहा होता है जब उसकी नजर किसी न किसी चीज पर होती है। They took our oil rights. We had a lot of oil there. As you know, they threw our companies out, and we want it back. अक्टूबर 2025 में यह नोबेल प्राइज दिया जाता है और फिर आपने क्या देखा कि नवंबर 2025 में मियामी के अंदर एक सीक्रेट मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है और इस मीटिंग को अटेंड करती हैं मारिया मचाटो, जो वेनेजुएला छोड़कर समहाउ यूएस लैंड पर लैंड करती हैं और वहां जाकर वो ये मीटिंग अटेंड करती हैं जहां पे वेनेजुएला का फ्यूचर और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को डिस्कस किया जाना था। अब यहां पर सोचने की बात यह है कि वेनेजुएला से बाहर निकलना इनके लिए कितना मुश्किल था, फिर भी ये निकली, ये यूनाइटेड स्टेट्स पहुंची और इस मीटिंग को अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अटेंड किया। अब यहां पर हैरानगी की बात यह है कि जब ऑलरेडी मडूरो एक सिटिंग प्रेसिडेंट हैं वेनेजुएला के, तो ये इन्वेस्टमेंट प्लान्स और वेनेजुएला का फ्यूचर सिटिंग गवर्नमेंट के साथ क्यों नहीं डिस्कस किया जा रहा? ये डिस्कस किया जाता है एक उभरते हुए ऑपोजिशन लीडर के साथ कि इसके बाद वेनेजुएला का फ्यूचर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होगा और ऑयल और रेयर अर्थ मिनरल्स पर किसका हक होगा। 3 जनवरी 2025 को होने वाले अटैक से ठीक 3 दिन पहले मडूरो ने स्टेट टीवी के ऊपर एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने जो कहा उसने दुनिया को हैरान कर रख दिया। मडूरो ने अपने इंटरव्यू में यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में कहा, इफ दे वांट टू सीरियसली डिस्कस एन एग्रीमेंट टू कॉम्बैट ड्रग ट्रैफिकिंग, वी आर रेडी। इफ दे वांट ऑयल, Venezuela is ready for US investment like with Chevron, wherever they want, whenever they want and however they want it. यानी in other words, मडूरो ने खुलकर सरेंडर कर दिया और सरेंडर के वक्त ये कहा कि अगर ड्रग ट्रैफिकिंग पे बात करनी है, हम कॉर्पोरेशन के लिए तैयार हैं। ऑयल इन्वेस्टमेंट, हम अपनी इकोनॉमी खोलने के लिए तैयार हैं। अगर माइग्रेशन पे बात करनी है, हम प्लान बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी 3 दिन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि ये चीज इस वक्त जियोपॉलिटिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट मूव है और इसको समझने के लिए चाइना की मूव्स को क्लोजली स्टडी करना बहुत जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत है जो आपको कोई बताएगा नहीं कि अटैक से सिर्फ चंद घंटे पहले यानी 2 जनवरी 2026 को चाइना के स्पेशल एनवॉय फॉर लैटिन अमेरिका कुई जियो की मुलाकात कर रहे थे मडूरो के साथ कैराकस, वेनेजुएला में। अब अगर ये मीडिया से पूछा जाए तो दुनिया कहती है कि एक रूटीन डिप्लोमेटिक मीटिंग थी, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन एन अटैक से चंद घंटे पहले चाइना का स्पेशल एनवॉय फॉर लैटिन अमेरिका वो मडूरो से मुलाकात कर रहे हैं। क्या ये एक कोइंसिडेंस है या एक प्लान्ड एस्केलेशन? पिछले 10 सालों में वेनेजुएला के तेल के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। कोई भी लीगली वेनेजुएला से तेल खरीद नहीं सकता। लेकिन इस सारे टाइम पीरियड के अंदर चाइना सबसे बड़ा बायर बन गया वेनेजुएला का और वेनेजुएला के लिए सबसे बड़ी मंडी चाइना की मंडी बन गई। चाइना शैडो फ्लीट यूज करता है शिप्स जो रेडार से छुपकर ऑयल ले जाती हैं। ट्रंप ने दिसंबर 2025 में बड़ा क्लियरली कहा था कि टोटल एंड कंप्लीट ब्लॉकेड और ये अनाउंस किया कि कोई भी ऑयल टैंकर जो वेनेजुएला से ऑयल निकालेगा सीज कर लिया जाएगा। लेकिन चाइना ने इसे इग्नोर किया, इंपोर्ट्स जारी रखी और अमेरिका को चैलेंज किया। अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी बताएगा नहीं कि ये लड़ाई तेल की लड़ाई नहीं है, ये सारी लड़ाई है रेयर अर्थ मिनरल्स की। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में टैरिफ वॉर का आगाज किया और एक तवील जंग लड़ी चाइना के साथ टैरिफ्स के ऊपर। और ये जंग चाइना तब जीत गया जब चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। सिर्फ चंद कंपनीज चाइना से ये एक्सपोर्ट कर पाएंगी अगर चाइना की हुकूमत उन्हें लाइसेंस देती है। दुनिया के रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर कंट्रोल चाइना का है,
मोनोपोली चाइना की है और उसके एक्सट्रैक्शन के प्रोसेसेस का पूरा कंट्रोल चाइना के हाथ में है और ये बहुत बड़ा बॉटलनेक है अमेरिका के लिए आगे बढ़ने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका को क्यों चाहिए और अमेरिका इन्हें कहां इस्तेमाल करता है। यहां तक कि पाकिस्तान ने भी एंटीमनी अमेरिका को प्रोवाइड की और हम भी अमेरिका की गुड बुक्स में तो आ गए, लेकिन अमेरिका को अब भी चाइना के साथ कंपीट करने के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत है। वेनेजुएला और रेयर अर्थ मिनरल्स की अहमियत को समझना है तो यह समझें कि वेनेजुएला का ओरिनोको माइनिंग आर्क 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर यहां है। कोल्टन जो स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और मिलिट्री मिसाइल्स में इस्तेमाल होता है यहां से आता है। बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम के लिए इस्तेमाल होता है यहां से आता है। गोल्ड जो लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी गोल्ड रिजर्व है वेनेजुएला में मौजूद है। निकल, कोबाल्ट, लिथियम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी के लिए चाहिए यहां मिल जाता है। और रेयर अर्थ मिनरल्स जो डिफेंस सिस्टम में यूज होते हैं वो भी वेनेजुएला के पास हैं। चाइना दुनिया की 91% रेयर अर्थ की रिफाइनिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करता है और अमेरिका अपनी जरूरत का 70% रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना से इंपोर्ट करता है। अगर अमेरिका वेनेजुएला ले ले और उसके मिनरल्स का कंट्रोल संभाल ले तो चाइना की रेयर अर्थ मोनोपोली खत्म। यह है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी रियल मोटिवेशन। अब थोड़ा और डीप सोचते हैं। ताइवान के अंदर TSMC है, दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर्स की कंपनी, चिप्स की कंपनी, और ये वो कंपनी है जो दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 50% चिप बनाती है। 2nm चिप, वो चिप जो AI में इस्तेमाल होती है वो यहां बनती है और अमेरिका के लिए, एनविडिया के लिए, तमाम टेक कंपनीज के लिए काबिल कद्र है। और ये बात चाइना को हजम होने वाली नहीं है। अगर अमेरिका वेनेजुएला के रेयर अर्थ मिनरल्स का कंट्रोल संभाल लेता है तो बदले में चाइना कोई ना कोई मूव करेगा जो ताइवान के कंट्रोल के करीब उसे ले जाएगी। अब ये मूव करने के लिए अमेरिका की इस हरकत के बाद, मडूरो की किडनैपिंग के बाद एक रीजन मिल चुका है चाइना को, एक प्रेसिडेंस अमेरिका ने सेट कर दी है और इस प्रेसिडेंस पे चाइना चल सकता है। अब ये ताइवान का मुकम्मल कंट्रोल हो सकता है, एक छोटे पैमाने की जंग हो सकती है, एक एक्सपोर्ट का ब्लॉकेड हो सकता है, कोई ना कोई मूव निकलेगी। लेकिन अब चाइना के पास ये प्रेसिडेंस मौजूद है और ये कहानी शायद बहुत लंबी नहीं खिंचेगी। ये कहानी शायद आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी क्योंकि ये अब महीनों की नहीं, शायद हफ्तों की गेम बची है और चंद हफ्तों में दुनिया एक नया रुख लेगी। लेकिन इस सब के अंदर रशिया क्यों खामोश बैठा है? रशिया के पास तो पूरा चांस था कि खुलकर वेनेजुएला की सपोर्ट करता, पर रशिया ने क्या किया पहले वो समझते हैं। रशिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि दिस इज एन एक्ट ऑफ आर्म्ड एग्रेशन अगेंस्ट वेनेजुएला एंड इट्स डीपली कंसर्निंग एंड कंडेमनेबल। लेकिन आपने ये नोटिस किया है कि रशिया ने सिर्फ लफ्जी मजम्मत की है, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई मिलिट्री रिस्पॉन्स की बात नहीं की, किसी इमरजेंसी सेशन की डिमांड नहीं की, यहां तक कि कोई रियल प्रेशर भी नहीं दिया। क्यों? जरा सोचें कि रशिया ने 2022 से लेकर आज तक कहा है कि नेटो एक्सपेंशन एक थ्रेट है, रशिया अपने बैकयार्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है। वेस्ट कहता है कि ये इलीगल है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। और अब अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका ने भी तो अपने ही बैकयार्ड में वेस्टर्न हेमिस्फीयर में मिलिट्री इंटरवेंशन की है, सॉवरेनिटी को वायलेट किया है, सिटिंग प्रेसिडेंट को किडनैप किया है बगैर यूएन ऑथराइजेशन के। तो अब रशिया कह सकता है कि देखो अमेरिका भी यही करता है, हम और अमेरिका बराबर हैं और यूक्रेन पर हमारा हक है। चैथम हाउस का एनालिस्ट कहता है कि रशिया विल यूज यूएस एक्शंस टू बोल्स्टर इट्स जस्टिफिकेशन फॉर इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। अल जजीरा का आर्टिकल कहता है कि अटैक से चंद हफ्ते पहले यह आर्टिकल लिखा गया है और वो कहता है कि रशिया मे गेन मोर देन लूज फ्रॉम अ यूएस इंटरवेंशन इन वेनेजुएला। इट वुड पुट रशिया एंड यूएस ऑन एन इक्वल मॉरल फुटिंग। जियोपॉलिटिक्स में परसेप्शन मैटर करती है और अब यूएस की रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करने की कोई क्रेडिबिलिटी बाकी नहीं बची है। ट्रंप और रशिया के साथ यूक्रेन में एक पीस डील ऑलरेडी चल रही है और इस हफ्ते यूक्रेन के साथ 20 पॉइंट पर यह पीस प्लान डिस्कस भी हुआ है
और पुतिन जानता है कि अगर वो वेनेजुएला के मामले पर ज्यादा रिएक्ट करेगा तो ट्रंप नाराज होगा और पीस डील खराब होगी, तो रशिया चुप रहेगा, सो दैट बोथ साइड्स विल विन। ट्रंप विल गेट वेनेजुएला एंड पुतिन विल गेट यूक्रेन। जस्टिफाइड, लेकिन नुकसान सिर्फ आवाम का। लेकिन इस सब के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है जो सारे एनालिस्ट मिस कर रहे हैं, और वो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एंगल है ईरान का। सन 2000 की दिहाई में ईरानियन प्रेसिडेंट अहमदिनेजाद और हुगो चावेज की दोस्ती बड़ी मशहूर थी। ईरान ने वेनेजुएला में बिलियंस इन्वेस्ट किए हैं, IRGC एफिलिएटेड एंटिटीज ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ऑयल फॉर गोल्ड की भी डील्स हुई हैं सैंक्शंस के दौरान, और हिजबुल्लाह का भी वेनेजुएला में नेटवर्क्स मौजूद हैं। यहां भी इल्जाम लगता रहा है कि ड्रग ट्रैफिकिंग से फंडिंग होती रही है। खुद मारियो मचाटो कहती है कि वेनेजुएला वाज ऑलरेडी इन्वेडेड, वी हैड रशियन एजेंट्स, इरानियन एजेंट्स, टेररिस्ट ग्रुप्स सच एज हिजबुल्लाह, हमास ऑपरेटिंग फ्रीली। मेडुरो के गिरने से ईरान की इन्वेस्टमेंट खतरे में पड़ सकती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स डूब सकते हैं। लेकिन यहां पर चंद एक बातें समझना जरूरी है। इस वक्त ईरान की सिचुएशन है क्या? इस वक्त ईरान में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। 50 शहरों में, 22 सूबों में डेथ टू खामनाई के नारे लग रहे हैं, और ट्रंप ने 2 जनवरी को ट्वीट किया कि इफ ईरान वायलेंटली किल्स इट्स प्रोटेस्टर्स, यूएस विल इंटरवीन। इसके जवाब में खामनाई ने कहा है कि वी विल नॉट यील्ड टू द एनिमी। इलॉन मस्क ने भी फारसी में लिखा है कि इट्स अ फॉल्स इल्यूजन। लेकिन यहां पर जो एक बात समझनी है आपने, वो ये है कि इजराइल इस सारी कहानी में कहां बैठा है। इजराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया है, और ये ट्वीट समझना बहुत जरूरी है। इजराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर यार लापिड ने लिखा है ट्विटर पे कि द regime in Iran should pay close attention to what is happening in Venezuela. regime जो ईरान में है उसे वेनेजुएला में जो हो रहा है उसे बड़ा क्लोजली देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईरान के पास अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो S-300 है, वेनेजुएला के पास भी तो है। यानी इस बात को जरा समझने की कोशिश करें। और मैं हैरान हूं कि मीडिया पे ये कोई बात कर क्यों नहीं रहा। जब अमेरिका ने 3 जनवरी को अटैक किया, 150 अमेरिकन जहाज वेनेजुएला में आते हैं, तो कोई रेडार, कोई सिस्टम क्यों एक्टिवेट नहीं हुआ? यह है इंपॉर्टेंट सवाल। द गार्डियन रिपोर्ट करता है कि 10 US C-17 मिलिट्री कार्गो प्लेन्स RAF फेयरफील्ड यूके में लैंड करते हैं। ईरान के पास भी रशियन मेड S-300 एयर डिफेंस है, सेम जो वेनेजुएला में फेल हो गया था। अटलांटिक काउंसिल अपना एनालिसिस देती है कि द US ऑपरेशन इन वेनेजुएला signals to Iran that Washington is increasingly confident operating against Russian-derived air defense architecture। मतलब अगर अमेरिका वेनेजुएला में रशियन डिफेंसेस को बाईपास कर सकता है तो ईरान में भी कर सकता है। ईरान और वेनेजुएला दोनों ऑयल रिच हैं, दोनों चाइना रशिया के एलाय हैं, दोनों को लेबल किया जाता है एज अ टेररिस्ट, उनको लेबल किया जाता है एज नार्को टेररिज्म। उम्मीद है कि आप ये सारा पैटर्न समझ रहे होंगे। 2024 में इसराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स की। जून 2025 में यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया। सीरिया गिर गया, हिजबुल्लाह कमजोर हो गई, हमास की लीडरशिप खत्म हो गई। खामनाई जो 36 साल से पावर में है, लेकिन ईरान की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है और करेंसी कोलैप्स कर रही है। रिजीम चेंज की डिमांड वेस्ट की जानिब से बढ़ रही है। खामनाई अकेले रह गए। वेनेजुएला गिर गया, सीरिया गिर गया, सिर्फ वो बचे हैं। यानी यूं कह लीजिए कि इस वक्त खामनाई इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग बिटवीन फ्रीडम एंड इंपीरियलिज्म। ये आखिरी सिपाही मौजूद है और ये आखिरी सिपाही लड़ रहा है। अब आखिर में बात करते हैं कि इस सारी जियोपॉलिटिकल मूव से क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले कि मारियो मचाटो को तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया है और कह दिया कि इनके पास मासेस की मुल्क के अंदर रिस्पेक्ट और सपोर्ट मौजूद नहीं है। सो शी इज नॉट द कंटेंडर। मारिया मचाटो, अब आपको एहसास हुआ कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। जिसका नाम आ रहा होता है
उसी को नहीं दिया जाता, लीडरशिप किसी और के हवाले की जाती है। अब आपको एहसास हुआ कि ऐसे कामों का ऐसा ही नतीजा निकलता है। रही बात कि इमीडिएटली क्या होगा, अमेरिकन कंपनीज फ्लड करेंगी। रेयर अर्थ मिनरल्स तो मेन टारगेट है। एनीथिंग रिलेटेड टू ऑयल, दैट्स अ चेरी ऑन द टॉप। सो अमेरिकन कंपनीज एक्सॉन मोबिल, कोनोकोफिलिप, शेवरॉन ये रश करेंगी और जो ऑयल प्रोडक्शन है वो 1 मिलियन बैरल पर डे से उठाकर 3 मिलियन बैरल पर डे पर लेके जाया जाएगा। वेनेजुएला का तेल, इस पर क्या वेनेजुएला के लोगों का हक है? हरगिज नहीं। इस पर अब हक होगा अमेरिकन कंपनीज का और ये प्रॉफिट जाएंगे अमेरिकन कंपनीज के कंट्रोल में। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट एंगल समझना जरूरी है और वो है चाइना का एंगल। चंद दिनों में आप देखेंगे कि चाइना जो अभी तक सिर्फ कंडेम कर रहा है, हेजेमोनिक एक्ट कह रहा है, सॉवरेनिटी की बात कर रहा है, उसकी चाइना ताइवान पॉलिसी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो होगा जो ताइवान के इर्द गिर्द होगा। वो अटैक की सूरत में हो सकता है, इंटेंसिफाइड मिलिट्री एक्सरसाइजेस की सूरत में हो सकता है, ब्लॉकेड की सूरत में हो सकता है, पर जो भी होगा शायद आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर पाकिस्तान का लेना देना क्या है? 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, जो हमें केयरफुली समझनी चाहिए। 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो पाकिस्तान से रिलेटेड है और हमें समझने चाहिए कि शॉर्ट टर्म में वेनेजुएला का तेल मार्केट में आता रहेगा, प्राइसेस स्टेबल रहेंगी, लेकिन इन द लॉन्गर रन ओपेक के डायनेमिक्स बदलेंगे और उन डायनेमिक्स को समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान अपना तेल इंपोर्ट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर चाइना कनेक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि चाइना हमारा एलाय है, सीपेक में हमारा पार्टनर है और एक लंबा अरसा है दोस्ती का। लेकिन एट द सेम टाइम यूएस हमारी सबसे बड़ी मंडी है, हमारी एक्सपोर्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स जाती हैं। अगर इस ब्लॉकेट के अंदर कहीं इन दोनों के बीच में टेंशंस बढ़ती हैं तो हमें चूज करना पड़ेगा कि हमें कहां खड़ा होना है और कब कहां पर किसका साथ निभाना है। इन एन आइडियल सिनेरियो हमें सबसे ज्यादा सूट करता है कि हम विकेट के दोनों तरफ खेलें, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, लिहाजा हमें दोनों को राम रखना है, दोनों को खुश रखना है, दोनों को साथ लेकर चलना है। अलॉन्ग विद दैट इरानियन फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर अगला टारगेट ईरान हुआ और ईरान के अंदर अगर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान का रोल बनता है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है ईरान के साथ। अगर कुछ ऐसा हुआ तो रेफ्यूजी क्राइसिस पाकिस्तान में आएगा, यूएस का प्रेशर आएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी हिल कर रह जाएगी। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट एंड एट द सेम टाइम हमें इस बारे में भी केयरफुल होना है कि इसके बाद नॉर्को टेररिज्म के नाम पर किसी को भी लेबल लगाकर कोई भी इंटरवेंशन की जा सकती है, कहीं पर भी सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है और इंटरनेशनल लॉ अब आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड अलॉन्ग विद दैट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं महीनों से कह रहा हूं आपको, वो बात अब दुनिया देख रही है होते हुए, और वो ये है कि दुनिया अब ब्लॉक्स में बट रही है। रशिया ने कह दिया है कि ईस्टर्न यूरोप हमारा बैकयार्ड है, हम अपने बैकयार्ड को कंट्रोल करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स अपने बैकयार्ड में रहे और साउथ अमेरिका को कंट्रोल करे, और चाइना का बैकयार्ड के अंदर, चाइना के ब्लॉक के अंदर साउथ एशिया शामिल है, फार ईस्ट शामिल है, मिडिल ईस्ट अपना एक अलग से ब्लॉक चाहता है। और अगर ऐसा सब कुछ हुआ तो आपने ऑलरेडी देख लिया है कि इंडिया ने जितनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं ब्लॉक का लीडर बन के सामने आऊं, वो सारा ख्वाब चिकनाचूर कर दिया अमेरिका ने भी, चाइना ने भी, पाकिस्तान ने भी, बांग्लादेश ने भी, नेपाल ने भी, श्रीलंका ने भी। सो अब दुनिया जिन ब्लॉक्स में बटेगी, हमें ये समझना है कि उन ब्लॉक्स में हमें किस तरफ खड़ा होना है। हमें ये जानने की जरूरत है कि मडूरो टेबल टॉक्स के लिए तैयार था, ऑयल पर डील करने के लिए तैयार था, अपने रास्ते खोलने के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी अटैक हुआ क्योंकि अमेरिका को पपेट चाहिए, पार्टनर नहीं। दुनिया बदल रही है और इस बदलती हुई दुनिया का असर सब पर पड़ेगा, पाकिस्तान पर भी, और हमें यह फैसला करना है कि हमें कहां खड़ा होना है। रही बात वेनेजुएला की आवाम की, जो दुनिया के कई मुल्कों में खुशी का और जश्न का मुजाहरा कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए और याद करना चाहिए
कि इराक के साथ क्या हुआ, उन्हें याद करना चाहिए कि सीरिया के साथ क्या हुआ, उन्हें याद रखना चाहिए कि लिबिया के साथ क्या हुआ। क्या वेनेजुएला के रेयर अर्थ मिनरल्स और तेल पर वेनेजुएला की आवाम का हक है? हरगिज नहीं। ये हक अब दुनिया के इजारादार खुद चलाएंगे और खुद उसका मुनाफा लेंगे। इसलिए शायर कहता है कि कौन कहता है गरीबों की भलाई होगी, कौन कहता है गरीबों की भलाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हम गरीबों पे अमीरों का अभी तकिया है, हम गरीबों की अभी और पिटाई होगी।